साथियों नमस्कार। आज है 13 जुलाई 2025 और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स निर्वाचन आयोग के बारे में जो न्यूज में है। इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग क्या है? ये एक ऑटोनोमस यानी कि स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक चुनाव आयोग से डेडिकेटेड यानी समर्पित है। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक में चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 324 से 329, और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम है लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव करवाना और राज्य विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका चुनाव करवाना, और प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना, वीपी यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका चुनाव करवाना। और जो स्टेट लेवल पर जो पंचायत से संबंधित जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। तो जो केंद्र का जो मुख्य निर्वाचन आयोग है केंद्र सरकार के स्तर पर, तो उसका काम है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा का चुनाव करवाना, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। और इसका एक और उद्देश्य है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, क्योंकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र की एक आधार होती है, बेस होता है। चुनाव के द्वारा ही तो लोकतंत्र का मुख्य फीचर क्या है? नियमित चुनाव होना और अपने पसंद के प्रतिनिधित्व, अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार। एक व्यक्ति वन पर्सन वन वोट भी एक प्रिंसिपल है इसका। तो न्यूज में इलेक्शन कमिश्नर क्यों है? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने की बात कही है, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल्स है मतदाता सूची उसमें अपडेट, उसमें शुद्धिकरण की बात कही है। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों है? जो नकली वोटर मतदाता हैं यानी डुप्लीकेट वोटर हैं उनको हटाना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका उसको काटना, निर्वाचन मतलब क्षेत्र से नाम काटना, हटाना। और एक व्यक्ति जो यहाँ का निवासी नहीं है, वो जैसे एक व्यक्ति है ए, वो महाराष्ट्र में 20 साल से रह रहा है और वो बिहार में भी वोट देता है, महाराष्ट्र में भी देता है, 2 जगह। तो वन पर्सन वन वोट के ये सिद्धांत का हनन है, तो इसको भी हटाना होगा। यानी कि जो व्यक्ति जहाँ का सामान्य निवासी है वहीं वो वोट दे सकता है। वोट देने का अधिकार क्या है? नागरिकों को है। और जो गैर नागरिक व्यक्ति है उसको भी हटाना। तो विरोध फिर इसका क्यों हो रहा है? विरोध होने का मुख्य कारण है कि जो 11 डॉक्यूमेंट प्रस्तावित हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड शामिल नहीं है, इसलिए विरोध हो रहा है। अपडेटेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बिहार के सीमांचल के राज्य जिले हैं जैसे अररिया, किशनगंज वगैरह, तो वहाँ पर जो म्यांमार और बांग्लादेश से घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और डेटा के आधार पर देखें तो एकाएक मतलब जनसंख्या वहाँ पर जंप किया है। तो वहाँ पर गैर नागरिक लोग हैं, अवैध प्रवासी वगैरह हैं, तो उनको हटाना वोटर लिस्ट से नाम। आधार कार्ड को वैलिड इसलिए नहीं ठहराया गया क्योंकि आधार कार्ड एक पहचान पत्र है, आईडी कार्ड है, ये एक सिटीजन कार्ड नहीं। इससे नागरिकता पता नहीं चलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभी लेटेस्ट हियरिंग में कहा था कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करना चाहिए, क्योंकि अब इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास कि वो नागरिकता से संबंधित कोई दस्तावेज अपना बनवा सकें। और यदि सघन पुनरीक्षण करना ही था तो टाइम देना चाहिए था, कम से कम 1 ईयर या 6 महीना। तो वो उतना टाइम में अपना एक डॉक्यूमेंट, सिटीजन से संबंधित डॉक्यूमेंट प्राप्त करवा सकते हैं ईजिली। तो विरोध होने का यही सब कुछ कारण है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछा जाए पीटी में तो सुकुमार सेन पहले ये निर्वाचन आयुक्त थे। स्थापना निर्वाचन आयोग का कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को हर एक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे। निर्वाचन आयोग में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। ये भी पीटी में पूछा जा चुका है बहुत बार। एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो उनको हेल्प करते हैं। यदि टेन्योर की बात करें, कार्यकाल कितना होता है निर्वाचन आयुक्त का, तो 665 यानी कि
6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। यदि उनका आयु 6 वर्ष से पहले ही 65 वर्ष पूरा हो जा रहा है तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, उससे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और यदि 6 वर्ष पूरा रहा उसके बाद 65 वर्ष रहा है तो ये यहाँ पर होगा, मतलब दोनों में से जो पहले होगा उसके अनुसार पर वो सेवानिवृत्त होते हैं। क्या निर्वाचन आयोग को रिव्यू जो SIR किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ये करने का अधिकार है? हाँ, अधिकार है। इसमें एक वैधानिक अधिकार भी है उसको। इसमें RPE एक्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा सेक्शन 21 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को ये वैलिड अधिकार है, स्टैट्यूटरी अधिकार है कि वो समय समय पर जो इलेक्टोरल रोल्स है, मतदाता सूची को उसको अपडेट करे, उसको रिव्यू करें। और संविधान में आर्टिकल 324 में लिखा है कि निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वो जो मतदाता है उसको सुपरवाइज करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना उसका दायित्व है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होगा? जब जो अच्छे नागरिक हैं, मतलब सच्चे नागरिक हैं, ट्रू सिटीजन इंडिया का, वही जो वोट दें वो, और 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत पर काम करे, तभी वो फ्री एंड फेयर होगा। आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 में कहा गया कि वैसे सभी भारत के नागरिक, कौन? भारत के नागरिक जिनकी आयु 18+ हो चुकी है और उनके मतदाता सूची में नाम है, वो पागल नहीं है यानी अनसाउंड माइंड के नहीं है, उन पर करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, तो वे वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। इसको वयस्क मताधिकार बोलते हैं। और ये जो ओरिजिनली जो संविधान में था वो आयु था 21 वर्ष, इसे घटाया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। भारत में अभी कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? प्रेजेंट में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। 58वां टाइगर रिजर्व का नाम है माधव नेशनल पार्क। कहाँ? माधव नेशनल पार्क कहाँ है ये मध्य प्रदेश में है। और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। 57वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। 56वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व था, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, UK उत्तराखंड में। और यह प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट हुआ था उसी के आधार पर बनाया गया था। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? ये हमेशा न्यूज में रहता है। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कूनो इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक कूनो नदी के मेंडर विसर्ग पर स्थित है, उसके किनारे। कूनो एक नदी है जो कि चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। और कूनो नेशनल पार्क शिवपुर जिला में है, मध्य प्रदेश के शिवपुर जिला में। दिल्ली में हमेशा भूकंप आता है, तो दिल्ली किस भूकंप NCR जो है नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली NCR, ये किस क्षेत्र में आता है? सिस्मिक जोन 4 में आता है। ये PT फैक्ट है, याद रखना है। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, जिसे हाई डैमेजिंग रिस्क वाला, भूकंप से मतलब अधिक रिस्क वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत का 44वां विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया। भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। तो भारत में पूछा जाए कि अभी एट प्रेजेंट में, हो सकता है और 2-3 महीना में और 1-2 ऐड हो जाए, तो भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल कितना हो गया? 44। 44वां कौन है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो परिदृश्य हैं उसमें बहुत सारे किले हैं मराठों का, खासकर जो शिवाजी महाराज वगैरह के द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि बताता कि इंडिया का जो मराठा का डिफेंस सिस्टम था बहुत तगड़ा था, मजबूत था और सेल्फ रिलायंस पर आधारित था, यानी अपने आप खुद से बनाया गया था। तो भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा किसे ऐड किया गया? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। और टोटल इसमें 12 किले हैं। कितना किले हैं मराठा मिलिट्री में? 12 किले। उसमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और 1 किला है तमिलनाडु में। 1 किला है तमिलनाडु में। यहाँ पर याद रखना PT फैक्ट, टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं भारत में। 44वां का नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, विश्व विरासत स्थल, तो भारत का रैंक 6ठा है, यानी कि 6ठा ऐसा देश है भारत पूरे विश्व में जहाँ पर सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूरे एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें सेकेंड है, पहला है चीन। चीन में सबसे ज़्यादा
वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो चीन में, और चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। अगला है जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। पहला पीटी फैक्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वार्षिक रूप से पब्लिश किया जाता है, जिसमें महिलाओं की स्थिति, जो जेंडर गैप है वो आंका जाता है कि महिला की भागीदारी आर्थिक चार क्षेत्रों में ये महिलाओं को मापता है। एक आर्थिक भागीदारी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, शिक्षा में भागीदारी, स्वास्थ्य में भागीदारी और राजनीति में भागीदारी, यही 4 मुख्य इसके मापक हैं। तो भारत का रैंक की बात करें तो 141 रैंक है भारत का टोटल 148 कंट्री में। ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भारतीय सेना के द्वारा, ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य जो श्री अमरनाथ यात्रा हो रहा है उसको सुरक्षित बनाना, क्योंकि वो वहाँ पर पाकिस्तान का ये टेरर अटैक का संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें 8500 सैनिकों को वहाँ पर नियुक्त किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। तो ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाना इसका उद्देश्य है। WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा कि भारत पहला देश बना है पूरे विश्व में पहला देश बना है जिसने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी मतलब कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुष मंत्रालय के अधीन जो आता है, जैसे होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, अदर जितने भी, उसमें AI का यूज करना डेटा के तैयार करने के लिए, उसका इफेक्टिवनेस बरकरार रखने के लिए। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में AI का यूज करने वाला भारत पहला देश बना है। WHO ने इसकी सराहना की है। WHO ने ये घोषणा की है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला पहला देश बना है इंडिया, भारत। ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन में AI का समग्र उपयोग करना। अगला है एयर इंडिया, जो क्रैश हुआ था विमान अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उसका नाम क्या था, एयर इंडिया 171 विमान। कब ये घटना हुई, 12 जून को, जिसमें 242 व्यक्ति थे पायलट समेत, जिसमें 241 की मौत हो गई, ऑन स्पॉट डेथ, और उसमें एक व्यक्ति बच गए चमत्कारी रूप से। तो इसमें अभी कुछ रिपोर्ट आया है, प्रारंभिक रिपोर्ट बोल सकते हैं, जो ज़्यादा मतलब उससे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, एक छोटा सा रिपोर्ट है। और जो एयर इंडिया 171 विमान है, इसकी निर्माता कंपनी है बोइंग स्टार लाइनर। क्या नाम है उसका, बोइंग स्टार लाइनर कंपनी, वो मतलब एरोप्लेन बनाती है एयर इंडिया नाम से, एयर इंडिया 171 के नाम से। तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जो ब्लैक बॉक्स वगैरह प्राप्त हुआ था, ब्लैक बॉक्स क्या होता है विमानों में, एक डाटा के लिए होता है, डाटा रिकवर करना है कि विमानों में क्या हो रहा है, क्या साउंड कैप्चर करना हो रहा है। जैसे एरोप्लेन में कोई भी साउंड हो रहा है तो उसको कैप्चर करने का ब्लैक बॉक्स, एयरप्लेन कितना स्पीड से चल रहा है, कितना हाइट पर चल रहा है, वगैरह वगैरह, जितना भी डेटा है एरोप्लेन के अंडर वाला, इसको मतलब कैप्चर करना है ब्लैक बॉक्स। क्या ब्लैक बॉक्स का रंग काला होता है, नहीं, इसका रंग पीला होता है या तो फिर ऑरेंज हो सकता है। तो ये भी पीटी फैक्ट है। तो ब्लैक बॉक्स में यही रहता है कि कितना हाइट पर उड़ रहा है विमान में क्या क्या बोल रहे हैं लोग, उसको कैप्चर करना पाए, खासकर पायलट वगैरह, ताकि जो विमान एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसकी जांच किया जा सके इस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से। तो ब्लैक बॉक्स के हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि विमान दुर्घटना का मुख्य रिपोर्ट था फ्यूल स्विच का ऑफ हो जाना। फ्यूल का जो स्विच है वो ऑफ हो गया था, जिससे उसका जो ईंधन आपूर्ति है, फ्यूल सप्लाई, वो ही बंद हो गया। फ्यूल ही नहीं जाएगा तो उड़ पाएगा विमान, नहीं उड़ पाएगा। तो इसका रीज़न बताया गया, जैसे एरोप्लेन में 2 इंजन होते हैं, 2 इंजन के लिए 2 स्विच होते हैं जिसे मैन्युअली ऑन किया जाता है, और इसमें एक इधर बाउंड्री लाइन फिक्स किया जाता है ताकि गलती से मिस्टेक से इसको ऑन ऑफ नहीं किया जा सके, मिस्टेक से ना हो, तो इस प्रकार इसका बॉर्डर इसमें सेट कर दिया जाता है। तो इसमें कहा गया कि दोनों स्विच ऑफ कर देना, और इसमें एक साउंड कैप्चर हुआ पायलट का, इसमें एक पायलट ए ने बी से कहा कि ये फ्यूल स्विच ऑफ क्यों कर दिए हैं, तो बी ने कहा हमने नहीं किया ऐसा। तो यही एक साउंड इसमें बताया गया अभी प्रारंभिक रिपोर्ट। तो इसमें बताया जा रहा है कहीं क्या पायलट की मिस्टेक के कारण दोनों स्विच ऑफ हो गया, क्या बोइंग का जो विमान था एयर इंडिया 171 उसके स्विच में खराबी थी, ऑन ऑफ करने में होता है कुछ खराबी हो गया होगा। तो यही सब इसमें कहा गया, क्या पायलट की जानबूझकर
गलती से दोनों ऑफ किया, जानबूझकर किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें जिसकी मानसिक स्थिति पायलट वगैरह की सही नहीं होती है, तो वो सुसाइड वगैरह करना चाहता है तो ऐसा करता है। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। लेकिन इसमें बताया गया कि दोनों पायलट फिट थे, उनका मेंटल हेल्थ भी सही था। तो क्या है, तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैनुअली गलती से हो सकता है, या तो उस स्विच में ही खराबी हो, एयर इंडिया के विमान के स्विच में भी खराबी हो सकता है। तो यही था आज का करंट अफेयर्स, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम, खासकर बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, एमपीएससी, आरएएस, जेपीएससी, डब्ल्यूबीपीएस, अदर जितने भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स होता है, और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल होगा।